हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम आरएएमसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट मेक श्योर व्हेनेवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन आप एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन आप पढ़ लो एंड देन आंसर इट। बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो एक बार आपका क्या आंसर है वो, और फिर उस आंसर को जो करेक्ट आंसर है उससे भी मैच करवाओ। जो भी टॉपिक के क्वेश्चन हम कराए जाएंगे आज, उसके पहले उस टॉपिक का, जैसे कि आज हम प्रेपोजिशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्रेपोजिशन के ऑलरेडी दून ऑफिसर्स एकेडमी में आपको प्रेपोजिशन की वीडियो मिल जाएगी और उसमें बहुत ही डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है हर एक प्रेपोजिशन का यूसेज, प्लस क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हो। ग्रामर की अगर बात करें, ग्रामर में बहुत मेजर पोर्शन जो है वो रूल का है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या रूल है, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे एक्सेप्शन है, ये हर एक चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल। आरएएमसी लेवल की अगर बात करें तो आपका कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। तो जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाएंगे, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करते जाएंगे, आपकी जो स्कोर है वो उतना अच्छा होता जाएगा, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद द दून ऑफिसर्स एकेडमी। कोई भी आप डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल, या फिर आप एनडीए लेवल एग्जामिनेशन, सीडीएस, एफकैट, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद दून ऑफिसर्स एकेडमी। शुरू करते हैं आज का सेशन। अगेन मैं वापस बोलूँगी कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, पॉज द वीडियो और एल्स इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन द क्वेश्चन, वो आप कर सकते हैं, पर एक बार आप ज़रूर आंसर करो, राइट, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन। जब क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इफ़ यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस तो आपको बहुत बार ये होता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड देयर यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम। इवन व्हेन यू नो द आंसर, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, तो हो सके तो एक बार मॉक एग्जाम भी ज़रूर देना, प्लस प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाओ। आरएएमसी के जब आप प्रोस्पेक्टस लेते हो तो उसमें आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो एक बार ज़रूर सॉल्व कर देना है। इंग्लिश सेक्शन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, क्वेश्चन ज़रूर करके जाओ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज, एंड ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? प्रेपोजिशन के। अगेन प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन बेसिकली आपका रिलेशन बताते हैं। प्रीपोजिशन मतलब वो ऑब्जेक्ट के पहले लगते हैं। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले। सो प्रेपोजिशन हमेशा भी जिसका रिलेशन बता रहे हैं उसके पहले लगते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल और द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पे वो टेबल के ऊपर है, यही चीज तो बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? टेबल, और उसके पहले आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया ऑन, टू शो द रिलेशन कि क्या पोजिशन है, राइट। बुक की टेबल के रिगार्ड में क्या पोजिशन है। अगर मैं बोलती से अंडर द टेबल, तो इसके उसमें क्या बताए जा रहे हैं कि बुक जो है वो सरफेस के नीचे है, राइट। सो अ प्रेपोजिशन शोज यू अ रिलेशन, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है और उसकी पोजीशन बताता है, राइट। जो भी प्रेपोजिशन है वो ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, उनका यूज कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं भी करना है, ये हर एक चीज जो है आपको प्रेपोजिशन की वीडियो में मिल जाएगी। एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लो, तब आपको जो क्वेश्चन करने वाले हो आज आप, वो बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, टैगोर was endowed rare talents, ठीक है। टैगोर was endowed dash rare talents, ठीक है। सो द फर्स्ट preposition is for, above, with, and then the last is of, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। टैगोर
यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात की जा रही है। सो एंडोव का मतलब क्या होता है? सिंपल एंडोव का अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो तो उसके रिगार्ड में भी मैंने जैसे हम वोकैबुलरी क्वेश्चंस कर रहे थे कि कई बार जब आपको वोकैबुलरी सेंटेंस के फॉर्म में दिया जाता है तब आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है वर्ड का मतलब निकालना, राइट? सो एंडोव का मतलब होता है व्हेन यू आर गिफ्टेड विद समथिंग, या किसी को कुछ चीज देना, लाइक यू आर एंडोव्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको कोई चीज दी जाती है, राइट, या फिर एज अ गिफ्ट कोई चीज है, तब उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज एंडोव। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको क्या दिया गया है, दे बहुत रेयर टैलेंट्स, मतलब ऐसे टैलेंट्स जो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, राइट? एंड अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिटरेरी वर्क देखोगे, राइट, आज भी आप वो स्टोरीज पढ़ते हो, या आज भी अगर आप वो पोएम्स पढ़ते हो, लाइक वो उस टाइप की पोएम आपको आज भी कहीं नहीं मिलेगी, राइट? द मीनिंग दैट इट कन्वेज, राइट, जिस तरीके से वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं चीज़ों का, एवरीथिंग बहुत ही रिफाइंड तरीके से उन्होंने चीज़ें एक्सप्रेस की है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको क्या था, बहुत रेयर टैलेंट से वो क्या थे, ही वॉज गिफ्टेड, राइट? तो अब यहाँ पे प्रेपोजिशन देख लेते हैं। सो द फर्स्ट इज फॉर। अच्छा, हम फॉर किसके रिगार्ड में करते हैं? हमने पहला सीखा था टू, एंड फॉर बेसिकली क्या बताता है कि किस लिए, है ना? बिकॉज के टर्म्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो, रीजन की वजह से। सो दैट कैन नॉट बी आवर आंसर, ठीक है? अबव, अगेन अबव आप किस रिगार्ड में यूज करते हो? सरफेस, राइट? राइट, अगर मैं बोलती हूँ अबव किसी के ऊपर, तो आई कैन नॉट यूज अबव, ठीक है? फिर आता है विद एंड ऑफ। ऑफ जैसे कि आपने लोकेशन के टर्म में यूज कर दिया, ठीक है, या फिर अगेन आपको कोई रिलेशन बताना है, आप उस टर्म में यूज कर सकते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विद, ठीक है? उन्होंने क्या किया कि ही वॉज गिफ्टेड विद, राइट? उनको क्या था कि रेयर टैलेंट्स, ऐसे टैलेंट या ऐसे कोई भी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, तो वैसे टैलेंट्स उनको दिए गए हैं, राइट? ही वॉज गिफ्टेड विद दैट। सो द करेक्ट preposition here should be Tagore was endowed with rare talents, right? So the correct answer is the C part. It should be with. ठीक है? Next question पे आ जाते हैं. So the next question is, you are not amenable reason. So the first option is of, to, for and on. ठीक है? यू आर नॉट एमिनेबल डैश रीजन। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द वर्ड एमिनेबल का मतलब होता है लाइबल फॉर समथिंग, या फिर अकाउंटेबल फॉर समथिंग, ठीक है? अगर मान लो आपने कोई गलती की है, तो आप क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप अकाउंटेबल हो उस गलती के लिए, राइट? तो एमिनेबल सिंपली मीन्स अकाउंटेबल फॉर समथिंग, ठीक है? किसी चीज के लिए अगर आपने कोई चीज की है तो उसके लिए आप क्या हो, अकाउंटेबल हो, या फिर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करो, ठीक है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ, टू, फॉर एंड ऑन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? What should be the correct answer? You are not amenable dash reason, ठीक है? आप लाइबल नहीं हो, आप अकाउंटेबल नहीं हो रीजन के, ठीक है? जो भी रीजन है उसके लिए आप लाइबल या अकाउंटेबल नहीं हो, राइट? यू आर नॉट एमिनेबल ऑफ रीजन, टू रीजन, फॉर रीजन या ऑन रीजन। ऑन कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है? फॉर, टू या ऑफ, ऑफ अगेन, ठीक है? ऑन और ऑफ आप नहीं यूज करोगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू preposition. यू आर नॉट एमिनेबल टू रीजन या फॉर रीजन, है ना? रीजन के लिए आप जो अकाउंटेबल नहीं हो, राइट? तो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? इट शुड बी यू आर नॉट एमिनेबल टू रीजन, ठीक है? रीजन देने के लिए क्या हो, आप अकाउंटेबल नहीं हो या आप लाइबल नहीं हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर शुड बी द बी पार्ट, इट शुड बी टू रीजन, ठीक है? रीजन देने के लिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
he emphasized dash his point. किसी चीज को एम्फसाइज करने का मतलब होता है उस पे जोर देना या फिर उसको हाईलाइट करना, राइट? सो ही एम्फसाइज डैश हिज पॉइंट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन, एट, ओवर, या फिर कहीं पे कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है. क्या होना चाहिए इसमें? क्या बोला जा रहा है कि उसका जो पॉइंट है, राइट? मान लो कई बार आप क्लास में आपने कोई बात बोली है, लोगों ने नहीं सुना, तो आप उसको दूसरी बार वापस बोलते हो, लेकिन इस बार आप क्या करते हो, जोर दे के बोलते हो ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही एम्फसाइज डैश हिज पॉइंट. क्या होना चाहिए? ही एम्फसाइज्ड ऑन, एट हिज पॉइंट, या ओवर हिज पॉइंट, या कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एम्फसाइज्ड. लुक एट द वर्ड एम्फसाइज्ड हियर. तो एम्फसाइज्ड का मतलब क्या है? उस पर जोर देना, राइट? अगर मैं उसमें बोलती हूँ कि एक और प्रेपोजिशन की उसको जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी एम्फसाइज का मतलब भी क्या हो रहा है कि भाई उसने अपने पॉइंट को क्या किया, जोर देके इस बार बोला, या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए. जैसे कि कई बार आप कोई चीज जो है उसको आपको क्या करना है कि जोर देना है ना, या ताकि लोगों का ध्यान इस पर्टिकुलर उस पर जाए. तो आप अपनी पंक्चुएशन हो गई है, किस तरीके से आप उस बात को बोल रहे हो, वो भी आप मॉडिफाई करते हो. तो यही बात यहाँ पे भी बोली जा रही है. किसी चीज को अगर आप एम्फसाइज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कोई एक और प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है. ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो. जैसे कि मैं कई बार आप बोलते हो ना, ही रिटर्न्ड बैक. नाउ द वर्ड रिटर्न इटसेल्फ मीन्स वापस आना, और बैक का मतलब भी वही है. तो क्या यहाँ पे प्रपोजिशन की हमें जरूरत थी? नहीं, बिकॉज द वर्ड एम्फसाइज्ड इज इनफ कि उसने अपने पॉइंट को क्या किया, हाईलाइट किया. बस ये एक वर्ड ही काफी है, उसको कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है ताकि वो चीजें और ज्यादा जो है वो आप कोई रिलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है ना. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी डू नॉट रिक्वायर एनी प्रपोजिशन. तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? दैट शुड बी द डी पार्ट, राइट? नेक्स्ट उस पे आते हैं. So the next question here is, I beg to differ dash you on this subject. So the first option is at, with, to, and then it is for. ठीक है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? आई बेग टू डिफर डैश यू ऑन दिस सब्जेक्ट. कई बार क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ठीक है, कि जो उसके थॉट है या उसका जो ओपिनियन है उससे क्या है कि आप जो बोलते हो कि वैसा ओपिनियन आप नहीं रखते हो, है ना. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, आई बेग टू डिफर डैश यू ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट? फर्स्ट इज आई बेग टू डिफर एट यू. नो, दैट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, आई बेग टू डिफर विद यू, है ना. भाई आपके ओपिनियन से मेरा ओपिनियन क्या है, हटके है या अलग है, राइट? सो इट शुड बी विद. पर दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आई बेग टू डिफर टू यू. ना, दैट डजंट मेक सेंस. ठीक है, बार बार प्रेपोजिशन रिपीट अगर आप एक सेंटेंस में कर रहे हो उसका कोई करेक्ट सेंस नहीं निकल के आ रही है, ग्रामेटिकली वो चीज सही नहीं है. सो टू नहीं हो सकता. आई बेग टू डिफर फॉर यू, नहीं, यू आर नॉट, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज आप उनकी वजह से या उनके लिए कोई ओपिनियन का डिफरेंस नहीं है ना. तो वो आपकी चीज है. दिस इज, सो बेसिकली इट शुड बी विद. किस रिगार्ड में बोला गया है कि आपके साथ. कई बार आप बोलते हैं ना कि माफ कीजिएगा पर मैं आपसे सहमति नहीं रखता हूँ,
तो आप वहां पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो सामने वाला का ओपिनियन है और जो आपका ओपिनियन है उन दोनों में फर्क है, राइट। बहुत बार ये चीज बोली जाती है, नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। वैसे ही हर चीज सही या गलत नहीं है, हाउ यू रीजन समथिंग, किसी चीज के पीछे क्या लॉजिक या क्या रेशनल आप देते हो उस पर डिफर करता है वेदर योर ओपिनियन इज करेक्ट और रॉन्ग। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा सबकी सुननी चाहिए, राइट, सो दैट यू अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट, राइट। द प्लेस द पीपल कम फ्रॉम, वो क्या करता है, उनकी पर्सनैलिटी उनके ओपिनियन शेप करता है। सो it should be, I beg to differ with you on this topic, right? Correct answer आपका क्या होगा, B part, it should be with you, all right। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू आंसर ईच क्वेश्चन, डजेंट मैटर आपने गलत किया है या सही किया है, जरूरी है कि आपने क्या आंसर दिया, और जब आप कोई आंसर देते हो उसके पीछे आपने क्या लॉजिक लगाया, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज हाउ यू शेप योर अप्रोच, कि क्वेश्चन को लेके अप्रोच क्या होनी चाहिए, मोर ओवर उस पर अभी आपको काम करना है रेदर देन गिविंग करेक्ट आंसर। सो वेन एवर यू आर आंसरिंग एनीथिंग, मेक श्योर देर इज अ लॉजिक और देर इज एन आइडिया दैट यू हैव पुट थ्रू फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पुअर ओल्ड मैन was blind dash one eye. Now the options are in, second option are off, to, and then the last option is by, ठीक है। The poor man was blind dash one eye, right, ठीक है। The old man was what, ब्लाइंड, एक आंख से क्या है, वो अंधे हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होना चाहिए। अच्छा, वेयर डज द ब्लाइंडनेस लाइज, जो आपकी ब्लाइंडनेस होती है वो कहाँ पे होती है, आंखों के अंदर होती है ना, राइट। तो उस रिगार्ड में एक बार आप सोचो और उस कॉन्टेक्स्ट में आप बताओ कि क्या करेक्ट प्रेपोजिशन होना चाहिए। द पुअर मैन वाज ब्लाइंड इन वन आई, है ना, एक आंख में क्या है, वो देख नहीं सकते हैं या एक आंख से देख नहीं सकते हैं। सो वेयर डज द ब्लाइंडनेस लाइज, इट लाइज इनसाइड द आई, राइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द ए पार्ट, इन वन आई, ऑलराइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट शुड बी द ए पार्ट, इन वन आई, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। My friend insisted dash my staying with her a little longer. So the first is in, second is on, third is with, and the last is no preposition required. आपको यहाँ पे किसी preposition की जरूरत नहीं थी। कई बार आप किसी दोस्त से मिलते हो ना, तो आपको पता है कि 5 बजे घर जाना है, पर कुछ टाइम के जैसे 5 बजे से आप लगता है अरे यार थोड़ा और रुक जाओ, है ना। जो आपका दूसरा फ्रेंड है वो आपको क्या इंसिस्ट करता है कि यार थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तो 5 ही बज रहे, है ना, आधे घंटे में चले जाना, राइट। सो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो फ्रेंड क्या कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इस बात पे जोर दे रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, है ना, टू स्टे विद हर अ लिटिल लॉन्गर। अब बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट प्रेपोजिशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला है इन, माय फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन, इन, विद, या फिर कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन की जरूरत है, ठीक है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। जब भी इंसिस्ट वर्ड आएगा तो उसमें इंसिस्टेड ऑन आता है या फिर अपॉन आता है। अब देखो यहाँ पे अपॉन ऑप्शन नहीं दे रखा, सो इट शुड बी इंसिस्टेड ऑन। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, माय फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन
my staying with her a little longer. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हुआ? दैट शुड बी द बी पार्ट, ऑल. राइट, नाउ लेट अस अटेम्प्ट वन लास्ट क्वेश्चन. Entry dash this auditorium is entry dash this auditorium is dash ticket. पहला ऑप्शन है आपका इन और थ्रू. सेकेंड इज टू और बाय. देन इट इज इनटू और बाय. इनटू और थ्रू. व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? अच्छा, एक चीज याद रखना, एंट्री का मतलब ही होता है टू एंटर समवेयर, है ना. एंट्री का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के अंदर क्या कर रहे हैं, आप जब प्रवेश कर रहे हो, किसी के अंदर जब जा रहे हो, दैट मीन्स एंट्री. एक हमने एग्जाम्पल दिया ना, रिटर्न बैक. दोनों वर्ड क्या है? सेम मीनिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम एक साथ नहीं यूज करते. तो इसीलिए एंट्री का मतलब ही क्या है? जब आप किसी के अंदर जा रहे हो, राइट, मान लो कि आप गेट के थ्रू एंट्री कर रहे हो, सो यू आर एंटरिंग देयर, है ना, आप किसी के अंदर प्रवेश कर रहे हो. तो इनटू का भी मतलब क्या होता है? जब आप किसी के अंदर जा रहे हो तो मोशन को या मूवमेंट को दिखाता है. तो एक चीज तो क्लियर हो गई, एंट्री और इनटू एक साथ नहीं आ सकता. तो एक बार ऑप्शन देख लो, इनटू वाले कौन से है? सो डी और सी ऑप्शन नहीं हो सकते. 50% काम अब हमारा हो चुका है. देर आर दो ऑप्शंस आपके पास बच गए. पहला है टू और इन. एंट्री इन दिस ऑडिटोरियम इज थ्रू टिकट. अब थ्रू आप कब यूज करते हो? किस थ्रू मतलब है किसी के आर पार, है ना. तो क्या टिकट के रेफरेंस में हमें थ्रू वर्ड की जरूरत थी? अगेन नहीं जरूरत थी. तो आपका करेक्ट एक ही बचा है. एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज बाय टिकट, है ना. बाय और विद में पढ़ा था ना, एजेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, राइट. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे. मोरओवर टिकट क्या है? एजेंट नहीं है कोई, राइट. सो टिकट के साथ हमें क्या वर्ड यूज करना था? इट शुड बी बाय टिकट. टिकट आप लोगे तब आपकी एंट्री होगी ऑडिटोरियम में, राइट. सो थ्रू वर्ड नहीं हो सकता. द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट. एंट्री टू दिस ऑडिटोरियम इज बाय टिकट. ठीक है, तो आज कुछ और क्वेश्चन किए प्रेपोजिशन से रिलेटेड. अगर कभी भी आप प्रीवियस ईयर देखोगे, प्रेपोजिशन के कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे. ऐसा भी हुआ है जब आपके प्रेपोजिशन के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, पर आप ये नहीं मान सकते कि भाई अब नहीं आए तो नेक्स्ट उसमें आ सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आप अपने टॉपिक प्रिपेयर करो, इनका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, इस पे एक बार जरूर ध्यान देना. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके ये फिलअप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आराम से हो जाते हैं. एक बार दो बार आप जितनी बार इनको पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको वो चीज़ लर्न करने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बट बिफोर लिविंग दिस सेशन, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर दैट इफ you want to join Dune Officers Academy's offline batches, then you can enroll yourself with the number given on the screen. So thank you and have a good day to you all.